नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 9 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है दिव्यांगता। इसको हम डिसेबिलिटी या हैंडीकैप भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले तो पढ़ना है दिव्यांगता के कारण। जो दिव्यांगता या डिसेबिलिटी आती है, होती है, या वो उसका कारण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अगला पढ़ते हैं दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार। इनके लक्षण क्या होते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम जानेंगे। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। अगर आपको चोट लगती है, खरोंच लग गई या किसी भी प्रकार की चोट लग गई, तो उस पे प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, क्या होगा। प्राथमिक उपचार को ही हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक, फर्स्ट एड। अगला देखते हैं दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं सामाजिक दायित्व। जो दिव्यांगता या डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड जन होते हैं, जन को ही लोग कहते हैं। ठीक, तो उनके प्रति राष्ट्रीय या नेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और हमारा सामाजिक दायित्व क्या है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को और विस्तार से थोड़ा देखते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए दिव्यांगता या विकलांगता होता क्या है। ठीक, इसके बारे में पहले जानते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में, पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वस्थ मनुष्य हम किसे कहते हैं? व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई रोग नहीं है और उसमें सभी कार्यों को करने का पर्याप्त क्षमता है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। ठीक, स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और अपने सभी कार्यों को वो पर्याप्त क्षमता से या उस कार्य को करने की क्षमता वो रखता हो, तो वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। अब तो दिव्यांगता या विकलांग किसे कहते हैं? देखिए, विकलांग आदमी, कोई भी आदमी हो या कोई भी जीव हो, विकलांग या तो किसी दुर्घटना में हो सकता है या फिर जन्मजात हो सकता है। ठीक, दो तरह से विकलांगता आ सकती है किसी के भी अंदर। होता क्या है, अगर कोई जन विकलांग है या दिव्यांग है, तो वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के तरह अपनी जो कार्यशैली है या कार्य होते हैं, वो सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं कर पाते। ठीक, उसी को कहते हैं दिव्यांग, उन्हीं लोगों को कहते हैं दिव्यांग, या उसी चीज़ को कहते हैं दिव्यांगता। देखिए, आपने कुछ ऐसे लोगों को आसपास देखा है जो स्वस्थ तो हैं, किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। कुछ हमारे आपकी तरह बोलने या सुन नहीं पाते, बोल या सुन नहीं पाते। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं, किंतु किसी दुर्घटना के कारण या कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो उसका हाथ टूट गया या पैर टूट गया या कट गया। ठीक, तो उसका एक अंग क्षतिग्रस्त हो गया या कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो गया, और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते। कभी कभी तो व्यक्ति के सिर पर चोट लगने से वह अपना मानसिक संतुलन ही खो देता है। दरअसल सभी अवस्थाओं को जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है, दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार की अक्षमता अगर शरीर में आ रही है, किसी भी कारणवश आ जाती है, चाहे जन्मजात आई हो या किसी कारणवश आई हो, तो
उसको हम कहेंगे दिव्यांगता या विकलांगता। अब विकलांगता को दिव्यांगता कहने का जो प्रचलन आया वो कैसे आया? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है। तो पहले तो लोग ज़्यादातर विकलांग ही कहते थे, लेकिन अब इसकी जगह पे हम क्या कहते हैं? दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब है यहाँ पे कि एक अतिरिक्त शक्ति आ गई है उनके पास। भले ही उनके पास वो अंग नहीं है, लेकिन उस अंग की जगह पे उनको एक शक्ति आ गई है उनके अंदर, इसीलिए उनको दिव्यांग कहा जाता है। तो हमारे प्यारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने दिव्यांग शब्द का प्रचलन बढ़ाया है। इसका प्रयोग और जो इसका इस्तेमाल होता है, इस शब्द के इस्तेमाल को और बढ़ाया है कि लोगों को विकलांग ना कह के दिव्यांग कहा जाए। ठीक है? तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है या कोई दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग ही कहें, विकलांग ना कहें। ठीक है? दिव्यांग से तात्पर्य है एक अतिरिक्त शक्ति। कभी कभी हम जब अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो हमें उनकी आंखों से उनकी अक्षमता दिखती है और वे अपने आप को असहज एवं कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है जिनमें दिव्यता है, इसलिए विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम विकलांग नहीं कहेंगे, हम आज से यही कोशिश करेंगे कि हम अगर किसी भी विकलांग आदमी को देखते हैं, किसी भी पर्सन को, तो क्या कहेंगे? उसको हम दिव्यांग कहेंगे। ठीक है? चलिए अब आते हैं दिव्यांगता या अक्षमता। देखिए, दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष एवं दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या इसी को कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का अगर वो पैर से दिव्यांग है, यानी उसके पैर नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है उसको अपने दिन प्रतिदिन के कार्य करने में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी। ठीक है? तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसे दिव्यांगता कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक आँख है और एक नहीं है। किसी के प और तो उससे क्या होता है? उससे ये हुआ कि वो व्यक्ति देख तो सकता है, ऐसा तो है कि देख नहीं सकता, देख सकता है ना? सामान्य व्यक्ति भी देख सकते हैं, वो भी देख सकता है। हाँ, देखने की क्वालिटी जो होती है, ठीक? शुद्धता होती है या स्तर होता है जो देखने का, उसमें हो सकता है कि फ़र्क आए, लेकिन वो अपना सामान्य जीवन जी सकता है। ठीक है? लेकिन अब अगर मान लीजिए किसी के पास दोनों आँखें नहीं हैं, अब जिसके पास दोनों आँखें नहीं हैं, वो तो कुछ देख ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब उसको अपना जो दिनचर्या है, रोज़मर्रा के काम हैं, वो जब वो काम देख ही नहीं पाएगा, तो वो अपना काम करेगा कैसे? यानी उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी, एक सामान्य ज़िंदगी बिताने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे ही लोगों को हम दिव्यांग कह सकते हैं या उनको दिव्यांग कहना ही चाहिए। ठीक है? आगे देखते हैं।
दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता, अक्षमता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिसेबिलिटी। ठीक है, अक्षमता होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशिये एवं स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर न होना आदि शामिल होते हैं, जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंद बुद्धि आदि शामिल होते हैं। तो अगर शारीरिक शारीरिक अक्षमता की बात हो रही है, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी या बॉडी की जो डिसेबिलिटी होती है उसकी बात हो रही है, तो उसमें शरीर का कोई अंग प्रभावित होगा। और जब मानसिक बीमारी मेंटल डिसेबिलिटी की बात होगी तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अ, मानसिक बीमारियाँ होंगी या मंद बुद्धि जिसको कहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें उस जगह पे आ सकती हैं। आगे देखते हैं दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। तो दिव्यांगता के कारण और लक्षण क्या हैं? देखिए, दिव्यांगता अस्थाई अस्थाई अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। जैसे अस्थाई का मतलब, अस्थाई का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी की एक आंख है, एक आंख से दिखाई दे रहा है, एक से नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर उसकी जो जिस आंख से नहीं दिखाई दे रहा है उसको ऑपरेशन करके नई आंख लगा दी जाए तो क्या हुआ? अब वो स्वस्थ में आ गया, अब वो विकलांग नहीं रह गया, क्योंकि वो अपनी दोनों आंखों से पूर्णतया देख सकता है। अस्थाई, अस्थाई का मतलब मान लीजिए किसी का पैर कट गया। ठीक है, तो अगर पैर कट गया है तो उसको नया पैर तो लगाया नहीं जा सकता। कृत्रिम पाँव की बात अलग है, लेकिन जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, उस तरह का पैर तो नहीं लगाया जा सकता। तो ये क्या हो गया? ये अस्थाई विकलांगता हो गई। निरंतर बढ़ने वाली विकलांगता, देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बढ़ती रहती हैं। ठीक है, लेकिन विकलांगता की बात करें तो कुछ विकलांगता ऐसे हैं, जैसे किसी को न्यूरो का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कम होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है। तो न्यूरो की बीमारियां जो होती हैं, अगर समय से इलाज ना किया जाए तो वो फिर बढ़ती ही रहती हैं, कम नहीं होती। तो कुछ ऐसी दिक्कतें जो होती हैं वो निरंतर बढ़ने वाली भी होती हैं। चलिए, जन्मजात दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती हैं। परिलक्षित का मतलब दिखाई देती हैं। यह आनुवांशिक तथा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाइयों आदि के दुष्प्रभाव से हो सकती है। तो जन्मजात दिव्यांगता कैसे होती है? आनुवांशिक हो सकता है। आनुवांशिक का मतलब ये हमें अपने पुरखों से प्राप्त होती हैं या अपने माता पिता से प्राप्त हो जाती हैं। या गर्भ के दौरान संक्रमण हो जाए, या गर्भ के दौरान अगर कोई दवाई खाई जाए और उसका कोई दुष्प्रभाव हो जाए, ठीक है, रिएक्शन हो जाए उस दवा का, तो हो सकता है कि जन्म की अवस्था में ही वो जो बच्चा है वो दिव्यांग पैदा हो। ठीक है, तो गर्भ की अवस्था में ही वो बच्चा दिव्यांग हो जाता है कभी कभी। तो इन सब चीज इसीलिए समय समय पे, जो अगर आप गर्भ धारण होता है, जैसे माता का गर्भ धारण होता है, तो समय समय पर उसको देखभाल रखना चाहिए और बच्चे का जांच जरूर कराते रहना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि उसका विकास ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना। उपार्जित मतलब बाद में अर्जित की गई दिव्यांगता। अब जानबूझ के कोई अर्जित नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे उपार्जित का मतलब है बाद में अर्जित की गई या बाद में मिलने वाली दिव्यांगता। अब वो दिव्यांगता कैसे भी मिल सकती है, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे थे, ऐसा हो ना, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कहीं जा रहा था, अब बाई चांस एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो अब एक्सीडेंट में मान लीजिए उसका हाथ टूट गया, तो हाँ, या पैर कट गया। ठीक है, तो उस समय जो दिव्यांगता उसको मिलती है या जिस कारण से वो विकलांग हो गया है, इसको कहते हैं उपार्जित दिव्यांगता। ठीक है, आगे देखते हैं दिव्यांगता के प्रकार। जन्मजात या उपार्जित। उपार्जित
कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। इसके कारण प्रभावित अंगों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई नई श्रेणियां प्रकाश में आई हैं। केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार इस प्रकार हैं। तो हमारी जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, इस समय 2020 चल रहा है। 2020 में किसकी सरकार है? हमारे देश में जो केंद्रीय पार्टियां हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार है केंद्र में। तो जो केंद्र सरकार है, उसने कुछ श्रेणियां निर्धारित कर दी हैं, जिन जिन श्रेणियों को विकलांगता या दिव्यांगता में गिना जाएगा। ऐसी कुल 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। यानी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं। डिसेबल्ड डिसेबल्ड बॉडी डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी सब मिला के 21 प्रकार की हैं ये, जिनको कहा जाएगा कि ये अगर इनमें से कोई किसी भी प्रकार की दिव्यांगता किसी के पास है, तो उसको हम दिव्यांगता की श्रेणी में गिनेंगे। तो देखते हैं इनमें से कुछ के बारे में हम जानेंगे। 21 हैं, सभी के बारे में नहीं, लेकिन कुछ के बारे में देखेंगे, जानेंगे। पहला देखते हैं, दृष्टिबाधिता। आंखें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। देखने की क्षमता को विज़न, आईसाइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम हो सकता है। तो दृष्टिबाधित का मतलब, अगर कोई व्यक्ति आँख से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नहीं देख पाता है, तो उसको हम दृष्टिबाधिता कहते हैं या दृष्टि दिव्यांग कहेंगे। अगला देखते हैं, लोकोमोटर दिव्यांगता। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैल्सी, फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाती। देखिए, लोकोमोटर लोकोमोटर मतलब शरीर में अगर कहीं मांसपेशी में दिक्कत आ गई, जोड़ में आ गई, या हड्डियों में कहीं दिक्कत है, जैसे फ्रैक्चर हो गया या हड्डियाँ टूट गई, ऐसा कुछ होता है, या जोड़ टूट गए, डिसलोकेट हो गए, मतलब जो जोड़ हैं, जॉइंट है, वो अपनी जगह से खिसक गए, ऐसा कुछ होता है, तो क्या कहेंगे, ये आता है लोकोमोटर दिव्यांगता में। होता क्या है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जब किसी का हाथ टूट जाता है, तो उसको डॉक्टर सही तो कर देता है, लेकिन होता क्या है, उसका जो बनावट होता है हाथ का, वो कभी कभी बदल जाता है, हल्का सा अंतर आ जाता है, जो सामान्य होता है उससे थोड़ा सा बदल जाता है, उसके कार्यशैली में भी कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लोकोमोटर में। अगला देखते हैं, मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। इस दिव्यांगता में बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसमें होता क्या है, जो बच्चे होते हैं वो खुद से कोई चीज़ समझ नहीं पाते, खुद से कोई चीज़ के लिए तर्क नहीं कर पाते, ठीक है? उन्हें ये नहीं पता होता कि सुबह हो गया है, अब हमको ब्रश करना चाहिए, अब हमको नाश्ता करना चाहिए, उन्हें ये सब कुछ नहीं पता होता। तो इन सब चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो क्या होते हैं, उनके घर वाले उस बच्चे को उठाते हैं, ब्रश कराते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, ठीक है? तो सारा काम करने के लिए वो क्या होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये एक तरह की मानसिक दिव्यांगता के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं, श्रवण दिव्यांगता। श्रवण का मतलब सुनने से संबंधी अगर कोई दिव्यांग है, तो किसी व्यक्ति को पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास
के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण के लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। देखिए, हम क्या करते हैं, हम कई बहुत सारी चीज़ें आखिर हम सुनकर ही तो सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? क्लास में टीचर बोलता है, प्रश्नोत्तर लिखाता है, चीज़ों को समझाता है, तो आप लोग क्या करते हैं? सुनते हैं और सुनकर उन चीज़ों को अपने दिमाग में याद करते हैं या समझते हैं। ठीक है? अगर आप सुन ही नहीं पाएँगे, तो आपको वो चीज़ें समझने में और बोलने में, या आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर जो सामने खड़ा है इंसान, वो बोल क्या रहा है। तो अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो बोल क्या रहा है, आप समझ नहीं पाएँगे, तो उसका जवाब कैसे देंगे? तो बच्चे क्या होते हैं, छोटे से बड़े होते-होते क्या सुनते रहते हैं, वातावरण में लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, घर में लोग बोलते हैं, पास-पड़ोस में लोग बोलते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें सुनता है उसी से सीखता है। फिर उसी को सीखने के बाद जब आप उससे सवाल करते हैं तो वही वो जवाब देता है। तो इसीलिए चीज़ों को सीखने के लिए सुनाई देना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो उसको हम कहेंगे श्रवण दिव्यांगता या दिव्यांग। अगला देखते हैं डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं। जैसे अगर बी लिखा है तो अक्सर बच्चे उसको डी पढ़ते हैं, ठीक है? या डी और बी लिखने में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। या कोई शब्द लिखा है तो उसको वो उल्टा पढ़ने लगते हैं, ठीक है? और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिस्लेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है, ठीक है? डिस्लेक्सिया एक बीमारी मानी जाती है, लेकिन ये कोई मानसिक रोग नहीं माना जाता। ये मानसिक रोगों में नहीं गिना जाता। तो डिस्लेक्सिया एक तरह का विकार है, ठीक है? एक तरह का विकार है जिसको मानसिक रोग में नहीं गिना जाता। होता क्या है इसमें कि बच्चे शब्दों को या अक्षरों को पढ़ने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अक्षरों का निर्धारण नहीं कर पाते, बी है, डी है, ठीक है? या जो शब्द लिखे हो तो होते हैं उसको उल्टा पढ़ते हैं। जैसे आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी है ना, उसमें जो लड़का होता है, मेन कैरेक्टर होता है, वो जिस तरह का काम करता है ना, ठीक है? उसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं, ठीक है? अब आते हैं डिस्ग्राफिया पे। डिस्ग्राफिया सुसंगत या अच्छे ढंग से, इस सुसंगत का मतलब होता है अच्छे ढंग से, रूप से ना लिख पाने की अक्षमता है, ठीक? डिस्ग्राफिया का मतलब डिसग्राफ, ग्राफ से मतलब चित्र होता है, ग्राफ का मतलब चित्र, तो ग्राफ से यहाँ मतलब आता है अक्षरों का। अगर डिस्ग्राफिया कहा जा रहा है तो डिस मतलब सही से नहीं और ग्राफिया मतलब अक्षर, तो अक्षरों को सही से ना लिख पाना ही डिस्ग्राफिया कहलाता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है, तो इसको कह सकते हैं हम, अगर अक्षर सही से नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये एक प्रकार का लेखन विकार है, लिखने से संबंधित दिक्कत है, परेशानी है ये, जो लेखन की कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लेखन गति भी धीमी होती है। तो डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है जिसमें क्या होता है, बच्चे सही से चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं, उनको लिखने में दिक्कत आती है, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, चाहे हैंडराइटिंग बहुत ख़राब होगी, अक्षरों बहुत ख़राब, ख़राब नहीं मतलब बहुत ही ख़राब होती है, ठीक है वो? शब्दों का चुनाव नहीं हो पाता, पैराग्राफ को कहीं कैसे एडजस्ट करना है, कैसे संयोजित करना है, ठीक है? वो सारी दिक्कतें आती हैं इसमें। अगला देखते हैं
चोट लगने पर प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार को ही फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। अब बॉक्स मतलब डब्बा होता है, जो पेटी कहते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार को फर्स्ट एड कहते हैं। देखिए, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार ना दिया जाए तो उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने पर यह बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है। इस प्रारंभिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं किसी को चोट लगती है या कुछ होता है तो एम्बुलेंस आती है, तो एम्बुलेंस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स का एक डब्बा बना होता है। उसके अंदर सारी ज़रूरी चीज़ें, काम की दवाइयाँ उसके अंदर रखी होती हैं, जिसे बेसिक दवाइयाँ कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में सारी काम की और बेसिक दवाइयाँ रखी होती हैं, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है, जो रोगग्रस्त व्यक्ति है, उसको कुछ समय की राहत मिले, कुछ देर के लिए उसको राहत मिले उस दवा से, ताकि वो उतने समय में डॉक्टर तक पहुंच सके और अपना प्रॉपर इलाज करा सके, अच्छे से उपचार करा सके। देखिए, प्राथमिक उपचार चिकित्सक का विकल्प नहीं है। मतलब प्राथमिक उपचार करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी दवा हो गई, बिल्कुल नहीं। प्राथमिक उपचार सिर्फ आप कुछ समय के लिए राहत देगा, तो उतने समय में आपको किसी भी तरह से चिकित्सक के पास पहुंच के अपना इलाज कराना ही कराना है, ठीक है। प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सक सुविधा मिलने से पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार चिकित्सक का विकल्प नहीं है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है। इस पेटी या बॉक्स को प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यह पेटी प्रारंभिक रूप से रोगी का उपचार करने के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, इस पेटी में रखते क्या क्या हैं, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होती हैं। अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टार्च, खपच्ची। खपच्ची मतलब जैसे हाथ वाथ टूट जाता है तो उसमें बांध कर हाथ को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए खपच्ची लकड़ी की होती है, ठीक है, तो वो रखा जाता है। अगला देखते हैं, दूसरा, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ओआरएस का पैकेट, पेनबॉम, बॉम नहीं बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। पैरासीटामोल टेबलेट बुखार उतारने यानी बुखार की दवा होती है पैरासीटामोल। ग्लूकोज तथा ओआरएस का पैकेट उल्टी चक्कर रोकने के काम आता है। एंटीसेप्टिक क्रीम तथा डिटॉल घाव को संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जान गए आप फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, क्या क्या रखना चाहिए। चलिए, कुछ बातें और ध्यान देने वाली बात देखते हैं कुछ। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाओं को अलग अलग रखना चाहिए। दवाएं खरीदते समय, उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख अवश्य देख लेनी चाहिए। अंतिम तारीख का मतलब ये वो अंतिम तारीख होती है जिस तारीख तक हम दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो तारीख बीत चुकी है तो फिर हम दवा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। उस तारीख को हम सामान्य भाषा में एक्सपायरी डेट कहते हैं, ठीक है। ऐसी दवाएं जिसके उपयोग की तारीख निकल चुकी है, उन्हें प्राथमिक उपचार पेटी से निकालकर उनके स्थान पर नई दवाएं रख देना चाहिए। यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य साथ ले जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो प्राथमिक उपचार पेटी आपके पास होनी चाहिए। कुछ और भी जाने, बाजार से खरीदी गई दवा पर निर्माण दिनांक या जिसको कहते हैं MFGD, या पूरा नाम होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, तथा उनके उपयोग की अंतिम दिनांक जिसको EXPD लिखा जाता है या EXP सिर्फ लिखा रहेगा, इसका पूरा नाम होता है एक्सपायरी डेट, लिखी होती है। दवाई खरीदते समय, उपयोग करते समय यह दिनांक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट
कि दवाइयाँ लेना बहुत नुकसानदेह होता है। देखिए, आगे देखते हैं। हमारे आसपास किसी को भी चोट लगने, जलने, पानी में डूबने, जहरीले जानवर के काटने, नक्सीर फूटने, कुत्ते के काटने जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी चीज़ें आपने अक्सर देखी होगी। ऐसे में क्या क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ये जानना भी आवश्यक है। तो अगर ऐसी चीज़ें कहीं होती हैं तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। चोट लगने के लिए किया जाने वाला प्राथमिक उपचार। तो क्या करेंगे? यदि चोट गंभीर है तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा हो सकता है। तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हाथ कट गया है, गंभीर चोट है, तो हाथ से खून बह रहा है, रुक नहीं रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए हाथ को उठा लेना चाहिए, एकदम सीधा ऊपर कर लेना चाहिए सर के ऊपर। ठीक है, खड़े होके या बैठ बैठ के ही हाथ को सीधा उठा लेना चाहिए, यानी हृदय की जो ऊंचाई है उससे ऊपर कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, रक्त का बहाव थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे में यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेट कर चोट वाले स्थान पर रखने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए। चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए, यानी इन दोनों रेत, मिट्टी, मक्खी, इन सब कीड़े मकोड़ों से बचाना चाहिए, ताकि घाव पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। साधारण चोट हो तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए, पर गंभीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। गिरने व फिसलने से हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। खपच्ची तथा पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए और फिर उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा सुनिश्चित करता है। तो हमारा प्यारा भारत है जो, इसका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या है, हर नागरिक, यानी ये हमारा प्यारा भारत अपने हर नागरिक के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है, यानी ये सबके लिए ज़रूरी है और सबको मिलनी चाहिए, ये हमारा संविधान बताता है। और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नज़रिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वह बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये इस प्रकार हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए, शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। ये 7 संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और दिव्यांगों के प्रति ये अपने कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों के विचारधारा, लोगों की सोच इनके प्रति बदले। ठीक है, इससे ये होगा कि समाज में दिव्यांग लोगों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। ये
हर वो काम करने की कोशिश करेंगे, इनके अंदर हीन भावना नहीं आएगी, ठीक है। हम इनको प्रेरित करेंगे। हम लोग का भी यही काम होना चाहिए कि हम इनको प्रेरित करें। अगर वो ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए कि ये आप नहीं कर पाएंगे, नहीं। दिव्यांग है तो क्या हुआ, वो पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके पास एक वो एक आँख से नहीं देख सकता है तो पढ़ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। अगर वो एक आँख से देख सकता है तो इसका मतलब वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो हमको इन चीज़ों के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। तो ये 7 संस्थान हैं भारत के राष्ट्रीय संस्थान, जो इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। आगे कुछ और भी जानते हैं। दिव्यांग व्यक्ति को सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांग दिवस अवसर पर प्रदान किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसको दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस राज्य को, यानी उत्तर प्रदेश राज्य को, भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांग दिवस अवसर पर एक पुरस्कार प्रदान किया गया था। उत्कृष्ट एवं बाधा रहित वातावरण के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। तो दिव्यांग किसे कहेंगे? तो जिसकी ठीक है, विकलांगता या जिसकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, उसको हम दिव्यांग कहेंगे। दिव्यांगता 40% है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो विकलांगता सर्टिफिकेट कौन देगा? अगर आपकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो डॉक्टर होता है और या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो डॉक्टर होगा, वो आपको ये सर्टिफिकेट देगा या प्रमाण पत्र आपको देगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम, या इसी को IDDC कहते हैं। IDDC सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। मोबिलिटी इंटरनेशनल USA MIUSA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दिव्यांगजनों के लिए कार्य करता है। आते हैं दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दायित्व। तो हमारा सामाजिक दायित्व क्या है, ये भी हमको जानना चाहिए। हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं। यानी अगर कोई दिव्यांग है, कोई विकलांग आपके सामने आता है, तो आप उसको नज़रअंदाज करिए, उसको इस तरह से उसको देखिए, उससे बातें करिए जैसे वो एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है। हमको ऐसे ही बात करना चाहिए उससे कि जैसे उसको लगे कि हाँ, हम उसको सामान्य व्यक्ति की तरह मान रहे हैं। और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति घर पर, परिवार एवं समाज पर बोझ है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार से
सम्मानित किया जाता है। अतः हमारे दिव्यांग साथियों ने भी सिद्ध कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। उन्हें समानता के अवसर मिलने चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि दिव्यांगजनों के ओलंपिक्स भी होते हैं, जिनमें वो चेयर पे बैठ के दौड़ते हैं, कुछ ब्लेड रनर होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कृत्रिम पाँव लगा के भी रेसिंग करते हैं, रेस करते हैं। उनको कहा जाता है ब्लेड रनर, यानी कृत्रिम पाँव जो होता है उनका, वो ब्लेड की तरह होता है, ब्लेड से बना होता है, बहुत मोटे ब्लेड का। तो इसलिए उनको ब्लेड रनर कहा जाता है। बताइए जिन लोगों के पैर नहीं हैं, वो दौड़ सकते हैं, तो इससे क्या होता है? उनका मनोबल हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कह के हम लोगों को और मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? और हमें करना भी चाहिए। अक्सर हमारे दिव्यांग साथी जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, जिससे उनकी उन्नति में बाधा पहुंचती है। यह हम सबका सामाजिक कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग साथियों को सरकारी योजना के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें पता चलता है कि सरकार द्वारा कोई सुविधा दी जा रही है दिव्यांग लोगों को, अगर हमें पता है, तो हमको ज़रूर, अगर कोई आपको दिव्यांग मिलता है तो उस चीज़ के बारे में आप उसको बताएं, जिससे वो उस सुविधा का लाभ ले सके। देखिए यहाँ पे कुछ और भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक। इनको इसको कहते हैं, जो दिव्यांगों के लिए खेल होते हैं, आयोजन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको पैरा ओलंपिक खेल कहे जाते हैं। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम शहर में किया गया था। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को दिव्यांगता कहते हैं। वर्तमान में 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है, जिसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। दवाइयों का निर्माण दिनांक एवं अंतिम दिनांक देखकर ही खरीदनी व उपयोग करनी चाहिए। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपने दिव्यांगता पाठ में ये सारी चीज़ें सीखी, पढ़ी। अब ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं इस पाठ के। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करिएगा, देखिएगा इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या समझ में आया। अगर प्रश्न हल करते वक्त आपको लगता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप वीडियो को एक बार, इस पाठ को दोबारा देखेंगे, इस वीडियो को शुरू से एक बार फिर से देखेंगे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर इसी पाठ में मिल जाएगा। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न हैं इस पाठ के। सारे प्रश्न करेंगे, बहुत आराम से पढ़ के सोच के करेंगे, हल हो जाएंगे आराम से, कठिन नहीं है, सारे आसान प्रश्न हैं। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।